सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि हम लोग एटम्स चैप्टर को तो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटम्स। और सबसे पहले तो हम देखेंगे जो लॉज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये तीनों लॉज में हमें इंपॉर्टेंट ये है कि किसने दिया, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन और कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों में आपको एक नाम याद रखना है एंड दैट इज़ लेवोइजियर, एंटनी लेवोइजियर। यहाँ पर भी आपको लेवोइजियर का ही नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप याद रखेंगे किसका नाम, जोसेफ प्राउस्ट का। यहाँ पर आपको नाम याद रखना है जोसेफ प्राउस्ट ने। अब ये है क्या, तो पहली बात तो ये दिया कब था इन्होंने, 1797 में दिया था, ये आपको याद रखना है। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहली बात तो ये कि एक ब्रॉडर सेंस में बात करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं से भी उठाओ वाटर, ठीक है, वो आपको 2:1 के रेशियो में मिलेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। थोड़ा सा सिमिलर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, बिकॉज यहाँ पे भी ये क्या बोलता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये 1:8 के रेशियो में आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा हमेशा, चाहे आप कहीं से भी पानी का मॉलिक्यूल उठाओ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, बोल रहा है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 हो गया इसका मास H2 का। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1:8 के रेशियो में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है, जो जोसेफ प्राउस ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है, द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत, कि किसी भी रिएक्शन में जो मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है, नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि रिएक्टेंट क्या होता है, दो चीज़ें जब मिलती हैं तो प्रोडक्ट बनाती हैं, एक सिंगल या मल्टीपल कितने भी हो सकते हैं, तो जो मास है वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, लेवोइजर। और ये प्राउस ने, ठीक है। अभी एटॉमिक थ्योरी पे आते हैं। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अच्छा, क्या आपको पता है हु गेव द वर्ड मोल और मॉलिक्यूल, किसने दिया था? ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड आउट करिए और कमेंट में बताइए हु गेव द वर्ड मोल और मॉलिक्यूल। फिर आते हैं ये डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत दिया था, इसलिए डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग पूरा मैटर जो है, ठीक है, जो एटम का जितना भी पूरा अंदर का है मामला, वो सब, पहली बात तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। Atoms of the same element have identical mass and physical properties. Compound are combinations of atom of two or more element. All chemical reactions involve the rearrangement of atom. Simple ये बोलता है, डॉल्टन जी ने ये बोला। काफ़ी चीज़ें इनके सही साबित हुई और काफ़ी चीज़ें सही साबित नहीं हुई, गलत साबित हुई। ये तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि सब सही साबित हुई, लेकिन एक चीज़ जो इनकी गलत थी, दैट वाज कि एटम को हम फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, बट हमें पता है कि एटम को भी हम फर्दर डिवाइड करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर इस वजह से ये जो पॉस्टुलेट है डाल्टन जी का, पूरा नहीं लेकिन ये वाली चीज़ कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी एटम इज़ इनडिविजिबल, तो वो चीज़ गलत है। बाकी तो एटम जो सेम एलिमेंट के होंगे वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे, बिल्कुल सेम है। आप आयरन का एलिमेंट ले लो, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, वो सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाएंगे बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। देन आए जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल रखते हुए ये बोला कि जो एटम होता है वो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज से बना हुआ होता है। जैसे एटम है तो उसके अराउंड, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव बहुत सारा फैला हुआ होगा और बीच बीच में नेगेटिव भी होगा। तो इसको बोला गया वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल बोला गया। पडिंग का मतलब खीर होता है। वाटरमेलन में जिस तरह से अभी आप तो खाते भी होंगे कि इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो जो लाल लाल वाला पार्ट होता है उसको उन्होंने पॉजिटिव से कंपेयर किया, और जो बीजे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, उसको नेगेटिव से कंपेयर किया। But it was found to be a wrong model when Rutherford carried out his alpha gold जो scattering experiment है उसको। Atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसको कि वाटरमेलन या फिर क्रिसमस पडिंग मॉडल बोलते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल रखा था 1904 में, मतलब 1898 में इन्होंने रखा था, बट लेटर रिफाइन हुआ था ये 1904 में। तो 1898 आपको अच्छे से याद रखना है, जो थॉमस का एटॉमिक मॉडल है। वही अगर पूछ ले कि डाल्टन ने कब दिया था, तो डाल्टन ने, ध्यान रखना, 1808 में इन्होंने दिया था, ठीक है। जे थॉमसन ने 1898 में, फर्दर 1904 में रिवाइज हुआ था। देन इसके बाद रदरफोर्ड ने मेन काम किया, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ नोट रखिएगा, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इन्होंने 1909 में अपना एक्सपेरिमेंट कैरी किया, जिसमें इन्होंने 1000 एटम्स थिक
1000 एटम्स थिक गोल्ड फॉयल ली, पतली सी गोल्ड की एक परत सी आप बोल सकते हो ली। उसमें फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई, अल्फ़ा पार्टिकल को हिट करवाया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, ये डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स होते हैं, ठीक है। यानी कि डबली चार्ज, और कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें, ठीक है। तो जब इन्होंने इस पर मारा तो कायदे से क्या होना चाहिए था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग थे, थॉमसन के अकॉर्डिंग हर जगह पॉजिटिव 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 फैला हुआ है। जब पॉजिटिव का वो करोगे तो ये वापस आ जाने चाहिए थे, वापस आ जाने चाहिए थे। बट टू द सरप्राइज ऑफ रदरफोर्ड ये वापस नहीं है। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल वर अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधा चले गए और कुछ नहीं हुआ उनको। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई लगता है अंदर खाली पड़ा हुआ है सब एटम के। सम ऑफ द पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल एंड फ्यू वर थ्रू अ लार्ज एंगल, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ तो इतना भयंकर रिबाउंड मार गए। ज़्यादातर निकल गए, कुछ हल्का डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कुछ रिबाउंड कर गया पूरा सा। तो इससे ये पता चला कि ज़्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक। इसी से चले गए। और जो कुछ डिफ्लेक्ट हुए वो एक्चुअल में, जैसे वो एक्चुअल में जो न्यूक्लियस के पास से गुजरे होंगे, जैसे यहाँ से गुजरे तो डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ से गुजरे तो डिफ्लेक्ट हो गए, सीधा हेड ऑन कोलिजन हो गया तो रिबाउंड कर गया। लेकिन ज़्यादातर जो उसके आसपास से नहीं गुजरे वो सब चले गए। दैट मीन्स कि एम्प्टी है, और जो पूरा मास है एटम का वो उसके सेंटर में घुसा हुआ है, सेंटर में है, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना है, और इसी को ही हम न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। न्यूक्लियॉन क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन। तो सम पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो इसी से न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो इनको जाता है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है। ड्रॉबैक क्या थे इनके मॉडल के? ड्रॉबैक ये था कि ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एटम के। अगेन रिपीट, ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये आप बोल रहे हो कि एटम का स्पेस एम्प्टी है, बीच में पूरा मास है, यहीं पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे हैं, जो कि बात सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी लूज हो रही होगी। जब लूज हो रही है तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होते 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 वो तो कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, फिर तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए कायदे से तो, लेकिन करता तो है। तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आए बोर, जिन्होंने बोर बरी मॉडल, नील्स बोर ने अपना मॉडल रखा 1913 में, जहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड, वो उनकी खुद की एनर्जी नहीं है, वो जिस भी जहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक शेल है, वो एक ऑर्बिट है, मतलब एक पाथ है, उसमें वो बस बैठे हुए हैं, वो उनको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उनकी खुद की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है एक्चुअल में उस ऑर्बिट की, उस शेल की। तो उन्होंने पहले वाले शेल को जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है उसको के शेल बोला, जो उसके बाद है वो एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरह से उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली नाम किया, KLMN, पहला दूसरा तीसरा चौथा के लिए, एंड सो ऑन, ठीक। तो इस शेल की एनर्जी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले, अब देखो इलेक्ट्रॉन अपना बैठा हुआ है शांति से, जिस शेल का है उसी शेल में बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। अब अगर उसको उछल के ऊपर जाना है हायर स्टेट में, हायर ऑर्बिट में, ऊपर वाली ऑर्बिट में, तो उसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन शुड गेन एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग द एनर्जी मूव्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, और अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को लूज करेगा, रिलीज करेगा, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। प्लस साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया बोर जी ने, नील्स बोर ने 1913 में, कि किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया 2n², जहाँ पे n है उस शेल का नंबर, पहली शेल है तो n1 रखोगे, तीसरी है तो 3 रखोगे, एंड सो ऑन। तो मैक्सिमम किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। ये बोर जी का मॉडल था। इन नटशेल अगर हम देखें तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन पॉजिटिवली, एंड न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है ये। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी 1897 में, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया। वैसे तो एक्चुअल देखो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, तो इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किसने किया, तो इट वुड बी जे थॉमसन। प्रोटॉन की अगर बात करें तो गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज के फॉर्म में ये पॉजिटिव रेज की सबसे पहले डिस्कवरी तो करी थी, लेकिन इसको नामकरण ढंग से कर नहीं पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो रदरफोर्ड ने किया। क्लियर इतनी चीज़। लेकिन रदरफोर्ड, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया जाएगा। मुझे पता है जल्दी से लपक के पूछोगे कि सर दोनों होगा ऑप्शन में, तो क्या होगा, दोनों नहीं होगा पहली बात, ठीक है, एक ही होगा कोई, दोनों नहीं होगा, दोनों होगा देन गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड का ध्यान रखना कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने करी थी, ये मत भूलना।
और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक 1932 इस बार के सीजल मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कितना -1 यूनिट का चार्ज होता है, प्रोटॉन है प्लस यूनिट और न्यूट्रॉन में कुछ नहीं। इनका यहाँ पर आप देखेंगे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इसमें होता है प्लस का सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस माइनस पॉजिटिव का खेल है, ठीक है। मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका कितना है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। तो कौन भारी है दोनों में, ये भारी है, ये भारी है। अगर आप देखो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम ही तो मास है, तो ये दोनों बहुत भारी हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1638 इतना रफली इनका ज़्यादा है मास प्रोटॉन का, इतने टाइम्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ हो गई कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है अंदर होंगे न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में बैठे होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है उनके अराउंड घूम रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो कुछ चार्ज लगा रहा होगा, कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से वो घूमे जा रहे हैं उसके अराउंड, ठीक है। जिस तरह से हमारा सन है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं। याद करो, हीलियोसेंट्रिक मॉडल गिवन बाय होम, बताओ जिनका नाम सी से शुरू होता है, किसने दिया था, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना हम सुबह। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एंटी पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट आर एंटी पार्टिकल? तो एंटी पार्टिकल जैसे नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एन एवरी फोर्स देयर इज एन फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह फॉर एन एवरी पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज एंटी पार्टिकल, ऑलराइट। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो फिर प्रोटॉन है। प्रोटॉन नहीं है सर, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन से, ये अंतर था ना। चार्ज दोनों का सेम था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क था, बस मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन मास बहुत चेंज था, मास बहुत ज़्यादा था प्रोटॉन का। यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम है बिल्कुल, यानी कि प्रोटॉन से मास बहुत कम है इसका। तो इसको डिस्कवरी करी थी कार्ल एंडरसन ने 1932 में, ठीक है। एनायन और कैटायन कोई एंटी पार्टिकल नहीं होते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो वो बना देता है कैटायन, धन आयन, पॉजिटिव चार्ज वो ले लेता है। जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है और उसको एनायन, ऋण आयन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, कैल्शियम ने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो ना, तो 2 + 2 दिए हैं, इससे हमें पता चला। फिर हमें पता चला क्लोरीन ने 1 लिया है, तो क्लोरीन ने अच्छा 1 लिया है तो माइनस। अब माइनस ऐसे नहीं लिखते, 1 - 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। 2 3 4 ये लिखते हैं, लेकिन 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। बस उसको सिंपल ऐसे लिख देंगे। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 1 प्लस नहीं, सिर्फ प्लस, ठीक है। देन अभी आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये किसने दिया? सबसे पहले ये बर्जीलियस ने दिया था सिंबल वाला खेल, कि भाई इसका सिंबल ये, उसका सिंबल ये सिंबल ध्यान रखना। ये नहीं कि हाइड्रोजन के लिए तो ठीक है, H का भी यूज़ होता है, लेकिन इसको ये कौन से सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, कि एक गोला उसके बीच में डॉट, हाइड्रोजन, शायद ही पूछे। कार्बन गोला है, पूरा भरा हुआ को गोला है, कार्बन पूरा गोला है, कुछ नहीं है, डॉट भी नहीं है, भरा भी। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस 3, ठीक है, 3 इसमें डंडी लगी हुई हैं। इस तरह से याद कर लो कि फॉस्फोरस की अगर आप देखो तो वैलेंसी भी 3 होती है, तो 3 डंडी लगी हुई हैं इसमें, ठीक है। मर्सिडीज़, फॉस्फोरस मर्सिडीज़, कुछ ऐसा रिलेट कर लो। अच्छा, किस सॉइल में फॉस्फोरस बहुत कम होता है? वैसे तो सारी इंडियन सॉइल में होता है कम, एलुवियल सॉइल में कम होता है, ब्लैक सॉइल, सब में कम होता है फॉस्फोरस, ठीक है। सल्फर में ऐसे याद कर लो, सल्फर कैसे याद कर लो, तो कैसे भी याद कर लो, ये ध्यान रखना इस तरह से। हाँ, ऐसे याद कर सकते हो कि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 डंडी है इसमें, इस तरह से, ठीक है। बाकी ये शायद नहीं पूछेगा आपसे, ये भी नहीं पूछेगा, बस थोड़ा देख लेना यार। लेकिन ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये रट्टा मार लेना एकदम, ये रट्टा मार लेना, पूछेगा भी नहीं तुमसे ये। और मरकरी में डॉट क्या लगे हुए हैं, तो ये बस तुम रट्टे मार लेना, बाकी तो देख लोगे, पूछेगा बहुत कम चांस है। जो मैंने आपको बताया वो बस रट्टा मारना आपको, ठीक है। तो ये बर्जीलियस ने सबसे पहले दिए थे सिंबल, और इनका यूज़ सबसे पहले डाल्टन जी ने किया था। याद रहेगा, बर्जीलियस ने दिए थे, डाल्टन ने यूज़ किया था इनको। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब क्या चीज़ होती हैं, तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको। एक्चुअल में जब कोई भी एलिमेंट को, मान लो ये इस तरह से है, तो इसको जब हम इंडिकेट करते हैं तो एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है, और उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में भी हमें बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई एलिमेंट लिख दूँ M, ठीक है, और उसमें इस तरह से नीचे लिख दूं, तो नीचे लिख रहा हूं तो मतलब उसका एटॉमिक नंबर है, और अगर एटॉमिक नंबर है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। समझ में आई आपको बात? कि ये मैंने 11 लिख दिया तो उसका मतलब है कि इस M एलिमेंट में 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। ऑलवेज होल नंबर होगा, ऐसा पॉइंट में कुछ नहीं होगा।
मास नंबर क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इसको ऊपर लिखते हैं एलिमेंट के ऊपर, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से नहीं। एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से, एम से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन दी एटम ऑफ दैट एलिमेंट। न्यूक्लियॉन क्या होता है, अभी रदरफोर्ड वाले में मैं आपको बता रहा था, न्यूक्लियॉन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं उसमें, वो होता है न्यूक्लियॉन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसका लिख दूँ 23, तो ये क्या हो गया, ये इसका मास नंबर हो गया, जो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो नंबर ऑफ अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकता हूँ मैं कि एटॉमिक ये जो एटॉमिक मास है उसमें से मैं एटॉमिक नंबर को नंबर को घटा दूंगा। हाँ भाई, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो मैं चाहे बोल दूं एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दो, एटॉमिक मास से नंबर इलेक्ट्रॉन घटा दो, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन नंबर घटा दो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुमको मिल जाएंगे, सिंपल। ठीक। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। ठीक है, तीन चीज़ें आती हैं। आइसोटोप जिनको हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं इनको, आइसोबार को। तो समस्थानिक क्या होता है, वो एलिमेंट, वो दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, मास नंबर डिफरेंट है। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो क्लोरीन, ठीक है, ये 17 है, 35, ये 17, 37। अब आप मुझे बताओ क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो बस ये ध्यान रखना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, ये पूछता है कि जो क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक का जिसका मास नंबर 35 और दूसरे के जो 37 है, ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या उत्तर दोगे, 3:1, 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं ये ध्यान रखना है। जिसकी वजह से हम जब इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने अब जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 35 प्लस 37 करेंगे, तो ये पता है कितना आएगा एवरेज, तो एवरेज हम इतना लिख देते हैं। तो ये 35.5 कहाँ से आया, ऐसे आया ये, ठीक है। इसी तरह हमारा जो हाइड्रोजन होता है उसके तीन आइसोटोप, तीन समस्थानिक एग्जिस्ट करते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटीन नहीं है, ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, क्वेश्चन एक पूछता है कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है, तो रेडियो एक्टिव ये है, ट्राइटियम वाला रेडियो एक्टिव। ठीक है, ड्यूटेरियम जिसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, D2O, H2O पानी होता है, वाटर, D2O क्या होता है, D2O होता है हैवी वाटर, जिसको कि हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ कूलेंट और मॉडरेटर के तौर पे। अब बात आई है न्यूक्लियर रिएक्टर की तो, और आइसोटोप की बात चल रही है, तो क्यों ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम फ्यूल के तौर पे एक आइसोटोप को यूज़ करते हैं, वो है यूरेनियम का 92U235, इसका यूज़ कर लेते हैं, प्लस प्लैटिनम का भी यूज़ कर लेते हैं, प्लैटिनम का आइसोटोप और यूरेनियम का आइसोटोप, इनका एज अ फ्यूल, एज अ ईंधन इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह से एनर्जी न्यूक्लियर फिशन के थ्रू जनरेट होती है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने आइसोटोप पढ़ा, ये और ये पढ़ा। और क्या पूछेगा क्वेश्चन कि किस आइसोटोप का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो ध्यान रखना कैंसर के इलाज में हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट का 60, यानी एटॉमिक मास इसका 60 है, प्लस ग्वाइटर यानी कि घेंगा के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं आयोडीन का 131 आइसोटोप। ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। आइसोबार में आते हैं, जस्ट इसका उल्टा आइसोटोप का, यानी कि इसमें सेम एटॉमिक मास होगा, मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने ले लिया, ये क्या है, पोटेशियम है ये, ठीक है, जो कैलियम शब्द से आया है, तो 40 है इसका। ठीक है, कैल्शियम का भी 40 है, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो ये क्या हुआ, ये आपका, ये क्या हुआ ठीक है, पानी वानी कुछ नहीं आया, ये बस ये हुआ कि एटॉमिक मास सेम हुआ। ये साथ एक और है ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन भी इन्हीं के साथ एटॉमिक, वो 18 इसका होता है एटॉमिक नंबर, और मास उसका भी 40 है। तो आप देख रहे हैं सब क्या है, आइसोबार, समभारिक है। आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन होते हैं सेम न्यूट्रॉन नंबर, उनका न्यूट्रॉन नंबर। अच्छा, एक चीज़ तुम बताओ, ठीक है, तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें एक ही एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है, उस एलिमेंट का नाम बता सकते हैं आप? आपके लिए कि अभी उसकी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, बस थोड़ा 2 मिनट पहले। बताओ। तो आइसोटोन की अगर बात करें तो सेम न्यूट्रॉन नंबर है, ठीक है, लिखा हुआ है सब यहाँ पर, बस मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि कार्बन है,
ठीक है। और जैसे यहाँ पर आइसोटोप में एक एग्जांपल और नोट कर सकते हो, जैसे C14 है ना अभी जो मैंने लिखा, इसको कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल करते हैं। पहले लेक्चर में, ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में पढ़ा था, रॉ की एज वगैरह निकालने के लिए, है ना। ठीक है, सॉरी 15 हो गया यहाँ पे। अब देखो इनको घटाओ तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो क्या मिलता है, न्यूट्रॉन नंबर है सेम। ठीक है, तो आइसोटोनिक हो गया। अब इसी तरह होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँ, नियॉन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सोडियम कैटायन। ठीक है, नियॉन के पास, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सोडियम का 11 होता है। नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके 10 हुए तो इसके 11 हुए। नहीं भाई, इसने एक लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन ग्राउंड स्टेट में। अब तो एक कैटायन बन चुका है, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो 11 नहीं, अब 10 बचे इसके पास, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। क्लियर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन बात अगर करें मोल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, तो ये मोल जो है ना, एवोगैड्रो जो नंबर है 6.03 × 10⁻23, तो ये एक 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 फंक्शनल यूनिट कंसिडर करी जाती है। जैसे कि दर्जन एक यूनिट होती है कि हम कुछ खरीदने गए केले वेले तो 12, एक दर्जन में 12, एक दर्जन अंडे लोगे तो 12, मतलब दर्जन मतलब 12, डजन मतलब 12। इन द सिमिलर मैनर, उसी सेम तरीके से एक मोल किसी भी एंटिटी में जब हम बोलते हैं कि इसमें एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल है, मतलब एवोगैड्रो नंबर से उसको हम इंडिकेट कर देते हैं कि ट्वाइस ऑफ एवोगैड्रो नंबर, या तो उसका मतलब होता है 6.03 × 10⁻23 एटम। ठीक है, क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, दो फॉर्मूले हैं इसके। ऊपर न्यूमरेटर में रखो गिवन मास अपॉन नीचे रखो मॉलिकुलर मास। ठीक है, दूसरा है ऊपर रखो नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, नीचे रखो एवोगैड्रो नंबर। कई बार ऐसा होता है कि हमें इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है एक साथ ही, साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों का हमें, जैसे फॉर एग्जांपल उसने गिवन मास दे दिया, मॉलिकुलर मास आपको रटे हुए होने चाहिए टिल कैल्शियम, कैल्शियम तक आपको मॉलिकुलर मास पता होने चाहिए। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कई बार हमें रखना पड़ सकता है खुद से, हो सकता है। और एवोगैड्रो नंबर तो वो देगा ही, और हमें रटा भी होना चाहिए। और पूछ रहे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो हमें इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ गिवन मास रखना पड़ेगा, मॉलिकुलर मास, यहाँ एवोगैड्रो नंबर, पार्टिकल निकल आएगा। हो सकता है पार्टिकल दे दे, ये दोनों रखेंगे तो गिवन मास निकल आएगा। समझ में आई इतनी बात आपको, थोड़े ऊंचे लेवल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है, लेक्चर होता है ख़त्म। आई होप ये लेक्चर आप क्लियरली समझ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो आपका काम क्या है, आप समझ गए हैं। आपको और इसका PDF पहली बात तो कहाँ मिल जाएगा, परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके। और आपको काम अब क्या है, आप लिटिल बॉय के पास जाएंगे, उस लिटिल बॉय से बोलेंगे कि भैया क्वेश्चंस दो हमें, क्वेश्चंस दोनों लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन और क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के, पूरे सारा टाइम मैं बता रहा हूँ उसका। और तुरंत यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, लिखना है कि लेवल 1 में कितना आया और लेवल में 2 में कितना स्कोर है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एवरीवन जो डेली बेसिस पर आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि लेवल 1 में इतना स्कोर है, लेवल 2 में इतना स्कोर है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि मैं देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, ठीक है, या कोई देखता है नहीं देखता है, कोई लाइक करता है नहीं करता है, डजेंट मैटर। ठीक है, आप खुद से, आपका ये जंग है, आपका खुद से ये एक तरह से प्रॉमिस है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे। दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, मिलते हैं कल सुबह इन दी नेक्स्ट ज्योग्राफी वाला लेक्चर, एंड आई होप यू आर लविंग दिस सीरीज। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।